अस्सलामुअलैकुम। आज हम बजट पेपर को आगे बढ़ाते हुए 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला अप्रोप्रिएशन, दूसरा रीअप्रोप्रिएशन और तीसरा रिडिस्ट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला मैंने आपको बताया अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन होता क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो अप्रोप्रिएशन का मतलब है अलॉटमेंट ऑफ फंड्स अंडर वेरियस अकाउंट हेड्स। ठीक, यानी अलग अलग अकाउंट हेड्स के अंडर अलॉटमेंट हो जाना फंड्स की, उसे हम सिंपली अप्रोप्रिएशन का नाम देते हैं। ठीक, आई बात समझ? फिर से कहती हूँ, अलॉटमेंट होना फंड्स की अंडर अलग अलग अकाउंट हेड्स, इस चीज का नाम है अप्रोप्रिएशन। लेकिन इन ब्रॉडर सेंस जब हम देखते हैं अप्रोप्रिएशन क्या होती है, तो हम जो है इसी छोटी सी डेफिनेशन को इलॉबरेट करके पढ़ेंगे। ठीक, आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम लेजिस्लेचर, जब बजट की अलॉटमेंट होती है अंडर वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, उस बजट को फिर रखा जाता है एट द डिस्पोजल ऑफ स्पेंडिंग अथॉरिटी यानी डीडीओ इन फुल और इन पीस मील्स, सो दैट स्पेंडिंग अथॉरिटीज या डीडीओ इस फंड को यूटिलाइज कर पाए। इस चीज का नाम है अप्रोप्रिएशन इन ब्रॉडर सेंस। यानी आफ्टर आपका बजट अप्रूव हो जाता है लेजिस्लेचर में, अलॉटमेंट हो जाती है फंड्स की अंडर वेरियस हेड्स, और जब ये अलॉटमेंट हो जाती है तो इन फंड्स को एट द डिस्पोजल ऑफ डीडीओज के रखा जाता है सो दैट वो यूटिलाइज करे इनको। इस चीज का नाम है अप्रोप्रिएशन। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया अकाउंट हेड्स, तो जब हम अप्रोप्रिएशन को डिफाइन करते हैं तो हम अकाउंट हेड्स के बदले यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन जो है वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? अप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ अलॉटमेंट ऑफ फंड्स होना अंडर वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन, सो दैट उनको हम प्लेस करें एट द डिस्पोजल ऑफ स्पेंडिंग अथॉरिटी इन फुल और इन पार्ट्स। ठीक है, इस चीज का नाम हम अप्रोप्रिएशन देते हैं। अब मैंने इससे पहले अभी एक वर्ड जो है यूज किया, यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। अब हम अलग से देखते हैं यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन होता क्या है। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन हो गया अकाउंट हेड, लेकिन अब हम अलग से पढ़ेंगे यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है। यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन मीन्स लोवेस्ट अकाउंट हेड, वो सबसे छोटा अकाउंट हेड जिसमें गवर्नमेंट जो है एक स्पेसिफिक अप्रोप्रिएशन रख देती है, उस चीज का नाम है यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। यानी वो लोवेस्ट अकाउंट हेड जिसके अंडर आपको फंड्स अलॉट हो जाते हैं, उस अकाउंट हेड का नाम है यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब इसके बाद अप्रोप्रिएशन में आता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? ये एक अकाउंट या एक स्टेटमेंट होता है जिसे प्रिपेयर करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम कंसर्न्ड अकाउंटेंट जनरल्स। जितने सारे अकाउंटेंट जनरल्स सीएजी के अंडर आते हैं, उनसे प्रॉपरली इंफॉर्मेशन ली जाती है बजट और एक्सपेंडिचर के रिलेटेड, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट जो है डिराइव किया जाता है। किसके थ्रू? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के थ्रू, और उस स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई वेरिएशन हो, ठीक, एक्सपेंडिचर में, अलॉटमेंट में, तो वो क्लियरली शो हो जाए। और इस अकाउंट के बेसिस पे ही सीएजी जो है वो अपने रेस्पेक्टिव अकाउंटेंट जनरल से एक्सप्लेनेशन मांगता है अगर उसे कोई वेरिएशन या एक्सेस वगैरह दिखे।
अब जब ये अकाउंट या ये स्टेटमेंट बन गया तो फिर इसका क्या किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, किसको दिखाया जाता है? तो इस स्टेटमेंट को शो किया जाता है, डिस्कस किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ इतना ही काफ़ी है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है उसे डिस्कस किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया रीअप्रोप्रिएशन, सॉरी, रीअप्रोप्रिएशन क्या होती है? रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, जैसे आपने अप्रोप्रिएशन तो ले ली, ठीक, अंडर वेरियस यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन आपको फंड्स मिल गए। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर आपको लग रहा है कि एक हेड में आपको सरप्लस मिला है, यानी ज्यादा फंड्स अलॉट हुए हैं जितना आपको यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। ऑन द सेम टाइम आपको दूसरे हेड में जो फंड्स अलॉट हुए हैं वो कम पड़ रहे हैं, यानी एक साइड से आपको सरप्लस आ रहा है एक हेड में, और दूसरे हेड में आपको जो है डिमांड आ रही है, यानी पैसे कम पड़ रहे हैं। तो क्या किया जाता है, इस हेड से निकाल के जो सरप्लस होता है उस सरप्लस हेड से पैसे निकाल के, फंड्स निकाल के हम प्लेस कर देते हैं किस हेड के अंडर, जहां पे आपको डिमांड होती है। तो इस चीज का नाम है रीअप्रोप्रिएशन। दैट मीन्स एक हेड से पैसे निकाल के, फंड्स निकाल के जिसमें ज्यादा हो, सरप्लस हो, हम उठा के उस हेड में प्लेस कर देते हैं जिसमें आपकी डिमांड हो। ठीक, तो इस चीज को हम कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन। आई बात समझ? और ये रीअप्रोप्रिएशन जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में ही होती है, ये हम नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के लिए नहीं करते। ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उसी में करते हैं, क्योंकि जब भी हमारी अप्रोप्रिएशन हो जाती है, जब भी फंड्स अलॉट हो जाते हैं, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितने आपको फंड्स दिए उतने ही बराबर स्ट्रिक्टली आपको जो है यूटिलाइज हो जाए। कम ज़्यादा तो होता ही है। तो कभी कभार जो अब ये कम ज़्यादा, इसको जो निभाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा हो उस हेड से उठा के कम वाले हेड में जो है डाल देते हैं, सो दैट हमारा काम चल जाए। ठीक, अब जो हम ये यूटिलाइजेशन करते हैं सरप्लस फंड्स की, किसके लिए, जहां पे हमारी डिमांड जो है अराइज हो गई होती है उस चीज के लिए, ये कौन कर सकता है, यानी ये रीअप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है? ये कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट या कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। दैट मीन्स ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी खुद ही कर सकता है, एचओडी भी खुद ही कर सकता है, और कंट्रोलिंग ऑफिसर्स भी रीअप्रोप्रिएशन जो है खुद ही कर सकते हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग कोडल प्रोविजंस। ठीक, लेकिन अब आप ये कब करेंगे? अगर आपने देखा कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट हेड ए के अंडर आपको सरप्लस है और अकाउंट हेड बी के अंडर आपको डिमांड है, यानी कम फंड्स है, आप ऐसे नहीं उठाएंगे ए में से और बी पे डाल देंगे, उसमें से उसमें यूटिलाइज करेंगे, नहीं। जब तक ना आपको पूरी तरह से ये श्योरिटी हो कि जिस हेड में मुझे सरप्लस फंड है वो मुझे अब जरूरत नहीं है, आपको जब तक इस चीज की एक 100% क्लियरेंस नहीं होगी अपने पास कि जिस हेड से मैं ये सरप्लस उठा रहा हूं उस हेड में मुझे इस फंड की अब कोई भी जरूरत नहीं है आगे, तब तक आप जो है रीअप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। जब आप फुली सेटिस्फाई हो कि अकाउंट ए से जो मैं फंड्स निकाल रहा हूँ बी के लिए, वो फंड्स मुझे अकाउंट ए के अंडर अब कभी जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, तब जाके ही आप जो है रीअप्रोप्रिएशन करेंगे। ऐसे नहीं कि आपने इस टाइम आपको लग रहा है इसमें ज्यादा है, उठाया उसमें डाल दिया, फिर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर 2-3 मंथ के बाद आपको लगेगा नहीं जी मुझे तो अब इसमें कम पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, जब तक ना आप पूरा श्योर हो अपनी जगह कि इस हेड से, जिस हेड से आप निकाल रहे हो उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में अब आपको फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आप रीअप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। जब आप अपनी जगह सेटिस्फाई हो कि हाँ जी ये फंड्स हमें टोटली नहीं जरूरत है इस फाइनेंशियल ईयर में, तब ही आप उस हेड से फंड्स जो है वो निकाल के दूसरे हेड में जो है प्लेस कर देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ रीअप्रोप्रिएशन जो है परमिट
नहीं की गई है यानी परमिसिबल नहीं है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, केसेस जहां पे रिएप्रोप्रिएशन परमिसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, रिएप्रोप्रिएशन एंड केसेस वेयर रिएप्रोप्रिएशन इज नॉट परमिसिबल। तो हम देखते हैं कहाँ परमिसिबल नहीं है। पहला, एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में परमिसिबल नहीं है अनलेस अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसेंट दे देता है, तब जाके आप एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में रिएप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। परमिसिबल नहीं है फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू रेवेन्यू अकाउंट एंड वाइस वर्सा, यानी फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू रेवेन्यू अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये परमिसिबल नहीं है एक्सेप्ट अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसेंट देता है, तब आप कर सकते हैं। ठीक। फ्रॉम प्लान टू नॉन प्लान एंड वाइस वर्सा, यानी प्लान से नॉन प्लान या नॉन प्लान से प्लान में आप नहीं डाल सकते हो तब तक जब तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंसेंट ना हो। फ्रॉम चार्ज टू वोटेड एंड वोटेड टू चार्जड, ये भी परमिसिबल नहीं है अनलेस आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंसेंट हो। दैट मीन्स तब जब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनल अथॉरिटी जो है रिएप्रोप्रिएशन एलो करने की, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है। तो ये कुछ चीजें उनने जो बताई है कि नहीं कर सकते, तो अब अगर मजबूरी पड़ी तो तब कर सकते हैं जब फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद आपको कनकरेंस दे कि हाँ जी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेकरिंग से नॉन रेकरिंग या नॉन रेकरिंग से रेकरिंग हम नहीं कर सकते हैं रिएप्रोप्रिएशन अनलेस फाइनेंस डिपार्टमेंट की कंसेंट हो। ठीक। अगर न्यू एक्सपेंडिचर हमें मिला, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था न्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर हमारा कोई नया एक्सपेंस ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक नया एक्सपेंडिचर उठ खड़ा हो गया, तो हम उस नए एक्सपेंडिचर के लिए न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बनाएंगे, लेकिन उस नए एक्सपेंडिचर के लिए हम रिएप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ? दैट मीन्स अगर कोई नया आइटम आपको जो है, नई फैसिलिटी, नई स्कीम जो है उठ खड़ी हो गई है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसके लिए आप रिएप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर बना सकते हैं। ठीक। एट द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड पे भी आप रिएप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे जुगाड़ करना, तो उस टाइम पे भी आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक। सैलरी से तो अदर यूनिट्स ऑफ अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है रिएप्रोप्रिएशन। ठीक, यानी सैलरी से कोई अदर अकाउंट हेड्स में नहीं हो सकती है रिएप्रोप्रिएशन, और बाकी सारे अकाउंट हेड से भी सैलरी में रिएप्रोप्रिएशन नहीं हो सकती है। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर्स पे भी नहीं हो सकती, और बाकी वो सारी जगहें, वो सारे केसेस, वो सारी चीजें जिनको लेजिस्लेचर ने जो है परमिट न किया हो, उनमें भी आप जो है रिएप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं। यानी वो सारी चीजें जहां फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट आपको ये बताए कि नहीं जी यहाँ आप रिएप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, तो वहां पे भी आप रिएप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? रिएप्रोप्रिएशन तो हमने पढ़ा, रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रिडिस्ट्रीब्यूशन फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन होती है फंड्स की, लेकिन कैसे, ये क्या है, इसमें और रिएप्रोप्रिएशन में फर्क क्या है? देखिए, रिएप्रोप्रिएशन हमने कहा एक अकाउंट हेड से उठा के दूसरे अकाउंट हेड में डाल देता है कौन? कंट्रोलिंग ऑफिसर, डीडीओ जिसे हम कहेंगे, या आपका एचओडी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक। रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब फंड्स अलॉट होते हैं, एक कंट्रोलिंग ऑफिसर या एक एचओडी जब फंड्स अलॉट करता है आफ्टर अप्रोप्रिएशन, किनको अलॉट करता है? अपने वेरियस डीडीओज को या कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को, तो एक प्रॉपर एक सैंक्शन के थ्रू उनको फंड्स देता है। ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक डीडीओ के पास कुछ फंड्स बच जाते हैं और दूसरे डीडीओ को उसी हेड में फंड्स कम पड़ जाते हैं, तो तब जाके टर्म आती है रिडिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करते हैं, जिस डीडीओ के पास फंड्स सरप्लस है उससे विड्रॉ करके किस डीडीओ को दे देते हैं? जिसके पास फंड्स की डिमांड है उस हेड के अंडर। आई बात समझ? तो रिडिस्ट्रीब्यूशन में हम एक डीडीओ से लेकर के दूसरे डीडीओ को दे देते हैं,
अगर एक के पास ज़्यादा हुआ और एक के पास कम हुआ और ये सेम अकाउंट के अंडर हो जाता है, ठीक। लेकिन रे अप्रोप्रिएशन में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट हेड से दूसरे अकाउंट हेड में खुद ही जो है डाल देते हैं। खुद ही आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एचओडी या कंट्रोलिंग ऑफिसर। लेकिन यहाँ पे क्या मसला हो जाता है, यहाँ पे एक डीडीओ खुद ही नहीं कर सकता, उसको ये अपने हायर अथॉरिटीज की नोटिस में लाना है कि मेरे पास जी इतना सरप्लस हो रहा है। तो उसकी हायर अथॉरिटी, चाहे उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो हो, या एचओडी हो, या अकाउंट्स ऑफिसर हो, वो अथॉरिटी जो है जिसने उसको ये फंड्स अलॉट किए हुए होते हैं, वो उन सरप्लस फंड्स को इस डीडीओ से विड्रॉ कर लेती है। और अगर कहीं और से उसको डिमांड आ जाती है फंड्स की, तो वो उस डीडीओ को वो फंड्स जो है अलॉट कर देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स री अप्रोप्रिएशन मीन्स एक ही कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर जो है हम क्या करते हैं, या एक ही डीडीओ के अंडर होता है ये रीअप्रोप्रिएशन, एक हेड से उठा के दूसरे हेड में डालना। लेकिन रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, अलॉटमेंट दी होती है फंड्स की, फिर ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक डीडीओ जो है वो रिपोर्ट करता है मेरे पास सरप्लस है, दूसरा डीडीओ रिपोर्ट करता है मुझे जी डिमांड है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो क्या करती है काम, वो सरप्लस वाले डीडीओ से वो फंड्स ले लेती है, विड्रॉ कर देती है और उनको प्लेस कर देती है कहाँ, एट द डिस्पोजल ऑफ दैट डीडीओ जिसके पास डिमांड होती है उन फंड्स की उस अकाउंट हेड के अंडर। ठीक, आई बात समझ। तो अब किस तरीके से हम ये रिडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, डायरेक्टली एक डीडीओ को बाय एन ऑर्डर फंड्स विड्रॉ करती है और थ्रू द सेम ऑर्डर या अलग से ऑर्डर निकाल के उन फंड्स को दूसरे डीडीओ के डिस्पोजल पे प्लेस कर देती है। ठीक, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है, इसमें हम क्या करते हैं, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो एक ऑर्डर निकालती है इन सुपरसेशन टू प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसने प्रीवियसली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है उसकी सुपरसेशन में एक नया ऑर्डर जो है निकाला जाता है। उसमें जो है ये दिखाया जाता है कि जिस डीडीओ के पास जितना फंड था उसमें चेंजेस की जाती है अकॉर्डिंगली, जो रिपोर्ट करता है मेरे पास ज़्यादा है उसको थोड़ा कम अलॉट दिया जाता है, अलॉटमेंट की जाती है। जो डिमांड होती है जिसकी उसको ज़्यादा अलॉटमेंट दी जाती है। तो ए फ्रेश ऑर्डर जो है इन सुपरसेशन टू प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन इशू किया जाता है, या तो डायरेक्टली एक से विड्रॉ हुए दूसरे को बाय एन ऑर्डर दे दिए। तो ये दो तरीके हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन के। विद दिस हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ आप या तो फेसबुक पेज पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या यहाँ ही कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं, सॉरी। ओके, खुदा हाफिज।